आज मैं एसी सर्किट में लूंगा इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर। तीनों को मैं जोड़ूंगा और तीनों को जोड़ के मैं इम्पीडेंस निकालूंगा, फेजर डायग्राम बनाऊंगा और उसके बाद हमने इसमें फेज एंगल का फॉर्मूला भी हमने निकालना है। सारी चीजें हम निकालेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। फटाफट से हम इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हमें इम्पीडेंस निकालना है, इम्पीडेंस निकालने के लिए हमें फेजर डायग्राम चाहिए होगा। तो फेजर डायग्राम हम बनाएंगे यहाँ पे। तो फेजर डायग्राम अगर आप देखें तो फेजर डायग्राम में आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। जो VR होता है और करंट होता है वो दोनों एक ही फेज में होता है, ठीक है। रजिस्टर में क्या होता है कि जो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, ठीक है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस का था वो काम पूरा हो गया। अब इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज आगे होता है तो VL ऊपर होगा, ठीक है। और उसके बाद कैपेसिटर में करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे होता है 90 डिग्री। तो हम नीचे बनाएंगे क्या, VC। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो रजिस्टर होता है उसमें करंट और जो उसका वोल्टेज है रेजिस्टेंस का VR, वो दोनों एक ही फेज में रहते हैं, इसलिए हमने ये स्ट्रेट लाइन में बनाई, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन इसलिए बनाई है, ठीक है। उसके बाद इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज 90 डिग्री से आगे होता है। तो ये रहा हमारा 90 डिग्री, ये रहा हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री से वोल्टेज क्या है आगे, ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद कैपेसिटर में क्या होता है कि जो करंट होता है कैपेसिटर में वो आगे चलता है 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने वोल्टेज को पीछे दिखा दिया, VC नीचे। तो हमारा ये डायग्राम तो पूरा हो गया। इसमें हमने EMF निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम देखेंगे VL ऊपर है, VC नीचे है, ठीक है। और VL अगर हम देखें तो VL का फॉर्मूला होता है IXL। दोबारा यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। VL का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, IXL, ठीक है। और यहाँ पर आएगा आपके पास I ओमेगा L, XL होता है ओमेगा L, ठीक है। और अगर हम VC निकालें तो VC का फॉर्मूला होता है IXC, ओके। और XC का फॉर्मूला होता है 1/ωc, ठीक है। तो ये है हमारे पास VC और VL आपके पास आ गया है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर वैल्यू देखेंगे हम VL और VC की, अगर सेम ओमेगा की वैल्यू देंगे हम तो VL की वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि VL जो है यहाँ पर देखेंगे आप, VL ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और VC जो है ओमेगा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। VC की वैल्यू कम होगी, इसलिए जो नेट वोल्टेज होगा इस एक्सिस में, Y एक्सिस में, वो कितना होगा हमारा VL माइनस VC, ठीक है। तो इसका एक और डायग्राम बना सकते हैं आप, छोटा डायग्राम बना सकते हैं फेजर डायग्राम, कि VL माइनस VC ऊपर चले गए, ठीक है। और इस साइड रह गया आपका VR, ओके। और यहाँ पर है हमारे पास I, ओके। तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम आप जनरेट करेंगे, क्योंकि हम यूज करने वाले हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो ये है फेज वेक्टर्स है और ये जो इसका डायगोनल होगा ये देगा हमें नेट EMF, ओके, सर्किट का नेट EMF। तो ये एंगल होगा हमारा फाई, ठीक है। और अगर हम इसमें लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो E की वैल्यू होगी √ VL माइनस VC का स्क्वायर, या हम पहले VR ले सकते हैं। तो आपको मैं अगर रिवाइज कराऊँ पुराने कॉन्सेप्ट, 11th के कॉन्सेप्ट थे, जो 11th के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि ये अगर A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, ठीक है। तो अगर हम पैरेललोग्राम बनाएंगे तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा। और थीटा कितना होगा, थीटा A और B के बीच का एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पर A है VL माइनस VC और B है VR, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, VR का स्क्वायर और उसके बाद VL माइनस VC का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या आने वाला है, मैं इसको बिठा देता हूँ। इसके बाद क्या आएगा, फॉर्मूला क्या था, 2AB cos थीटा। तो A है हमारा यहाँ पे VR, B है हमारा VL माइनस VC, ओके। इसके बाद क्या आएगा, cos 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और cos 90 डिग्री होने वाला है हमारा 0, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। तो E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास VR का स्क्वायर और VR की वैल्यू होती है IR, IR का यहाँ पर स्क्वायर आएगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, VL की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे IXL, ठीक है। और VC की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर IXC, यहाँ पर लगेगा इसका स्क्वायर।
अब यहाँ पे आप हमें दोनों टर्म में आई स्क्वायर कॉमन लेना है, ठीक है, आई स्क्वायर कॉमन ले लेना है, तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस क्या है एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये है हमारे पास। अब आई स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो हमें मिल जाएगा आई, और ई की वैल्यू हमने कल भी पढ़ी थी, ई की वैल्यू होती है आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस जो कि होता है इम्पीडेंस, ओके। और अंडर रूट के अंदर रहेगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ओके। आई से आई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और जेड की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो जेड की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ओके। तो इम्पीडेंस तो आ गया। अब हमने निकालना है फेज डिफरेंस, जो नेट ईएमएफ है और करंट है उनके बीच में जो एंगल का डिफरेंस है उसी को बोलते हैं हम फेज डिफरेंस फाई। तो उसको निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे tan फाई यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो tan फाई इक्वल टू होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर VL माइनस VC अपॉन बेस है VR, ठीक है। तो tan फाई की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, tan फाई की वैल्यू है VL माइनस VC अपॉन VR, ओके। VL की वैल्यू होती है IXL, ठीक है। VC की वैल्यू होती है हमारी IX, और नीचे है IR। आई कॉमन ले लो ऊपर से, और नीचे ऊपर काट दो उसको, ठीक है। यहाँ पर होगा XL माइनस XC अपॉन आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे XL माइनस XC अपॉन ये होगा हमारा tan फाई। तो ये है हमारी tan फाई की वैल्यू, यहाँ से हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं नेट ईएमएफ और करंट, ठीक है। तो हमारा फेजर डायग्राम भी बन गया, इम्पीडेंस भी निकल गया और फेज भी निकाल दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद कुछ एक चीज याद आ गई मुझे, क्या बोलते हैं रेजोनेंस की कंडीशन, ठीक है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ये भी आप बोनस में आप इसको सीख लो, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ये पूछा तो नहीं था लेकिन आएगा पक्का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेजोनेंस कब होता है? रेजोनेंस तब होता है जब हमारा करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, यानी इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है, ठीक है। इम्पीडेंस की वैल्यू हमारी होती क्या है? इम्पीडेंस होता है हमारा अंडर रूट जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये है। अब जेड मिनिमम तब होगा जब एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन इसकी क्या है? एक्सएल और एक्सी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एक्सएल इक्वल टू एक्सी होना चाहिए। एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा एल, लेकिन ओमेगा नॉट एल लिख देंगे इसको, ठीक है। और एक्सी की वैल्यू क्या होती है? 1 ओमेगा नॉट सी। ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 1 एल सी, ठीक है। और ओमेगा नॉट को ही हम बोलते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर हमें सिंपल वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमें हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट इक्वल टू 1 एल सी। तो एफ नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास, फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी पूरी, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि करंट क्या होता है? मैक्सिमम, ठीक है। करंट क्या होगा? मैक्सिमम, ठीक है। करंट अगर मैक्सिमम है तो अगर हम जेड की वैल्यू देखें, जेड क्या होना चाहिए? मिनिमम। और जेड मिनिमम कब होगा? जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर होगी, ठीक है। अगर एक्सएल की वैल्यू और एक्सी की वैल्यू बराबर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी? देखो पहले, जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी दोनों कैट कर देंगे, आर स्क्वायर का अंडर रूट आर आ जाएगा। तो मिनिमम कितना है? जेड आर, ठीक है। करंट कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। करंट की वैल्यू होती है हमारी ई अपॉन जेड। करंट मैक्सिमम करंट कितना आएगा? ई अपॉन आर, ठीक है। और उसके बाद चौथी चीज क्या होती है रेजोनेंस में? चौथी चीज ये होती है कि जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है। वो कैसे होता है 1? क्योंकि पावर फैक्टर की वैल्यू होती है cos फाई, और हमारा जो फेज है, फेज भी निकालना पड़ेगा पहले, फेज चाहिए होगा। तो फेज की हमारा tan फाई की वैल्यू है हमारे पास, tan फाई की वैल्यू है हमारे पास एक्सएल माइनस एक्सी ओवर आर, ठीक है। अब एक्सएल और एक्सी तो बराबर होते हैं रेजोनेंस में, तो ये दोनों कट जाएंगे, एक्सएल माइनस एक्सएल कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0। और tan फाई की वैल्यू 0 कब होती है? tan 0 डिग्री ही 0 होता है, तो फाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। रेजोनेंस में फाई कितना होता है? 0। यानी कि करंट और ईएमएफ दोनों फेज में होते हैं, ठीक है। उसके बाद छठवीं चीज है हमारी, क्या था हमारा? पावर फैक्टर ना। पावर फैक्टर निकालना था cos फाई।
cos फाई अगर तुम निकालोगे तो cos 0 डिग्री आएगा, फाई 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1। तो पावर फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम। ये सारी बातें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी बता रहा हूँ फटाफट से। अब एवरेज पावर निकालनी है। अगर हमें एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है EV/IV cos फाई, और हमारे पास आ जाएगा ये EV/IV। ठीक है, पावर भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, पावर भी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है रेजोनेंस में। और एक दो ग्राफ भी याद रखना, दो ग्राफ भी याद रख लो। जो करंट है फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी हो या ओमेगा हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे चेंज होता है। करंट हमारा रेजोनेंस में क्या होता है? मैक्सिमम हो जाता है, तो ग्राफ ऐसे बनता है। यहाँ पर क्या होगा? ये F0 में या हमारा ओमेगा नॉट में, F0 या ओमेगा। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाती है तो हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम चले जाता है। ठीक है, यहाँ उसके बाद दूसरी चीज जो है, अगर हम इम्पिडेंस की बात करें, ठीक है, ये है हमारा इम्पिडेंस। अगर इम्पिडेंस की हम बात करें तो हमारा इम्पिडेंस फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में या ओमेगा नॉट, ओमेगा बढ़ जाता है और जेड जो है घट रहा है, यहाँ मिनिमम हो जाता है आर के बराबर। ठीक है, और आई यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है किसके बराबर? यहाँ पर किसके बराबर है? आई इक्वल टू ई अपॉन आर। आई क्या हो जाता है? मैक्सिमम। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, LCR आपको समझ में आ गया। और इसमें एक और चीज दे रखी थी मैंने, क्या इसमें ए पार्ट था इसका, कैपेसिटर और रजिस्टर को जोड़ना है। ठीक है, AC के साथ, तो फटाफट उसको भी जोड़ लेते हैं, बहुत जल्दी वो हो जाएगा सॉल्व, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। किसको जोड़ना है? कैपेसिटर और रजिस्टर। ठीक है, 2 मिनट में ये पूरा हो जाएगा, 2-3 मिनट। ये है रजिस्टर, ये है कैपेसिटर। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया है? AC सोर्स। ठीक है, अब फेजर डायग्राम जो हम बनाएंगे रजिस्टर के साथ, तो हमें पता है कि जो VR होता है और I होते हैं वो सेम फेज में रहते हैं। ठीक है, बट जो हमारा कैपेसिटर में वोल्टेज है वो पीछे रहता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, जगह थोड़ा कम पड़ती है, क्या करते हैं ऊपर बना। ये है I और VR इधर ही, और जो हमारा VC है वो नीचे रहेगा क्योंकि करंट आगे चलता है उसको 90 डिग्री। उसके बाद हम यहाँ पर एक बना देंगे पैरेललोग्राम, और ये होगा हमारा EMF। ठीक है, और इसका जो फेस होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो tan फाई तो आप देख रहे हैं, tan फाई आपका फेस की वैल्यू tan फाई जो है वो निकल जाएगी आराम से। tan फाई होगा हमारा परपेंडिकुलर VC अपॉन VR। ठीक है, VC की वैल्यू है हमारे पास, VC की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास IXC। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा IR, तो हमें मिल जाएगा XC की वैल्यू है 1/ωc, तो हमें मिल जाएगा ωc। ठीक है, उसके बाद हम इम्पीडेंस की वैल्यू अगर हम निकालने जाएँ तो इम्पीडेंस हमारा ऐसे निकलेगा, इससे वेक्टर्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो E इक्वल टू होगा हमारा VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर प्लस 2VC VR cos 90। cos 90 डिग्री हमारा 0 हो जाएगा, और VC का स्क्वायर है हमारे पास IXC का स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर। ठीक है, और E की वैल्यू होती है हमारे पास IZ। अब ये जो I का स्क्वायर है हमारा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जगह मिल जाएगी थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास IZ है, और इधर है हमारे पास I स्क्वायर XC स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। I स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे और अंडर रूट की वजह से वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मिल जाएगा अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास I से I क्या हो जाएगा? कैंसिल, और हमें Z मिल जाएगा, Z इक्वल्स टू XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो इम्पिडेंस की वैल्यू आ चुकी है और tan फाई की फॉर्मूला भी बन चुका है, फेजर डायग्राम में हमने बना दिया है। तो दोनों पार्ट हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन सही से समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो और बाकी सारे डेरिवेशन की सीरीज में जल्द ला रहा हूँ, काम चल रहा है, ये मत सोचना है कि काम नहीं चल रहा है। सारे डेरिवेशन, सारा डेटा जो है, सारे नोट्स वगैरह, सारा कंटेंट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, अच्छे मार्क्स चाहिए मुझे आपके। ठीक है, 90 प्लस अचीव करना है।
और कल ही मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा PYQs इस चैप्टर के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की कंबाइंड एक PDF रहेगी जिसमें करीब 200 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पिछले 10-15 साल के जितने भी क्वेश्चन आए हैं CBSE बोर्ड में वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो फिलहाल मैं चलता हूँ और फटाफट से काम पे लग जाता हूँ ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही बढ़िया कंटेंट लाता रहूँ।